Hello dear learners, welcome back to my channel. So first of all, sorry for the delay. बहुत लेट हो गया वीडियो को बनाने में. Actually due to some personal reason I was busy. So इसीलिए वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, लेकिन अब कोई डिले नहीं होगा. So आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है AP. उसकी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व. सो ये पूरी एक्सरसाइज को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा, तो एक बार जाकर देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि एपी क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एपी और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है. और फिर हमने बात की थी कॉमन डिफरेंस की और उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की. तो आज की एक्सरसाइज में हम वही सबको यूज़ करेंगे जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में. तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमने एक अपना व्हाट्सएप का चैनल भी बना लिया जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ, सभी स्टडी मटेरियल मिलेगा. तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. क्योंकि कुछ न्यूज़ आ रही थी कि टेलीग्राम शायद बंद हो जाए, तो ऐसा कुछ ना हो, बच्चों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने प्रिकॉशन के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है. तो सभी कंटेंट आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा. तो आप दोनों ज्वाइन करके रखिए ताकि कोई भी मटेरियल आपसे छूटे ना. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की एक्सरसाइज 5.1 को. सो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. हमें यहाँ पे बोला कि हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, तो हमने बताना है कि इनमें कौन कौन सी सिचुएशन आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है और क्यों बना रही है. तो रीज़न भी बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो बन क्यों रहा है. फर्स्ट केस है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. सो फर्स्ट केस में हमारे पास सिचुएशन दी गई है. हमें यहाँ पे बताना है कि टैक्सी का फेयर जो है हर किलोमीटर में कैसा होगा. और कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि फर्स्ट किलोमीटर में ₹15 है, मतलब फर्स्ट एक किलोमीटर जब चला तो ₹15 देने पड़ेंगे. उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स आप चल रहे हैं एडिशनल, उतने ₹8 आपको और देने पड़ेंगे. जैसे फर्स्ट किलोमीटर में आपको ₹15 देने पड़ रहे हैं. सेकेंड किलोमीटर मतलब अगर आपने 2 किलोमीटर चलना है तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 तो देना पड़ेगा, प्लस आपको ₹8 और देने पड़ेंगे. फिर जब आपको 3 किलोमीटर चलना है तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 तो देना पड़ेगा, प्लस आपको ₹8 सेकेंड किलोमीटर के, प्लस ₹8 थर्ड किलोमीटर के देने पड़ेंगे. इस तरह से सिचुएशन दी है. तो हमने यहाँ पे चेक करके बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है. तो देखेंगे इसको. हमें यहाँ पे दी है कि आपके फर्स्ट किलोमीटर में टैक्सी का फेयर कितना है, ₹15. तो हम लिख लेते हैं टैक्सी फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15. ये हमें गिवन है. तो इसको हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं A1 की फॉर्म में कि हमारे पास जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो A1 है. कितना है A1? 15. अब सिमिलरली टैक्सी फेयर इन सेकेंड किलोमीटर कितना होगा. हमें जो कंडीशन दी है, हमें क्या बोला है कि सेकेंड किलोमीटर का कैसा होगा, फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 प्लस एडिशनल किलोमीटर के ₹8 है ना, तो सेकेंड किलोमीटर का ₹8. तो 15 प्लस 8 23. तो यहाँ पे हम बोल देंगे इसको A2 है हमारा 23. सिमिलरली हम थर्ड का भी देख लेते हैं. थर्ड किलोमीटर में इसको यहाँ पे सेकेंड की जगह पे 2 किलोमीटर लिख लो कि आपका टोटल 2 किलोमीटर में आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, कितना फेयर देना पड़ रहा है, ₹23. सेकेंड किलोमीटर के लिए अगर हम सिर्फ बोलते तो हमने सेकेंड सिर्फ किलोमीटर के लिए ₹8 दिए हैं, लेकिन हमने पूरा 2 किलोमीटर चलना ना, 1 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर, तो पूरे 2 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, 15 प्लस 8 दैट इज़ 23. सिमिलरली 3 किलोमीटर टोटल चलने के लिए, हम टोटल की बात कर रहे हैं, 3 किलोमीटर टोटल चलने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का ₹15 प्लस सेकेंड किलोमीटर का ₹8. यहाँ पे मैंने बोला सेकेंड किलोमीटर का कि 1 के बाद जो सेकेंड किलोमीटर चले हैं उसका आपको एडिशनल ₹8 देना पड़ेगा. फिर आप थर्ड किलोमीटर भी चले हैं तो उसका भी वापस से ₹8 एडिशनल देना पड़ेगा. तो टोटल 3 किलोमीटर में आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, ₹31. ठीक है, तो ₹31 देने पड़ रहे हैं. इसको मैं बोल देती A3 है. ये A3 हमारा हो गया ₹31. अब यहाँ पे हमने
3 टर्म्स निकाल दिए, A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला है। तो हमें अगर चेक करना पड़े कि हमारे पास जो एक सीक्वेंस दी है, क्या वो सीक्वेंस आके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें चेक करते हैं डी की वैल्यू। डी मतलब आपकी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है, सिमिलरली आपकी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस मिल रहा है आपको, और अगर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो आपके पास जो सीक्वेंस दी है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने क्या किया, फेयर निकाल दिए हमने फर्स्ट किलोमीटर का भी निकाल दिया, फिर 2 किलोमीटर्स का टोटल 23 रुपीज़ है, 3 किलोमीटर का टोटल 31 रुपीज़ है। तो अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें तो ये आपका बन जाएगा, A1 है हमारा 15, तो 15, 23, 31, डैश डैश डैश। हमने 3 टर्म्स निकाली हैं। तो 3 टर्म्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब अगर हमने D निकालना है तो D एक्चुअली में क्या होगा, A2 माइनस A1 दैट इज 23 माइनस 15। तो 23 माइनस 15 क्या होता है, 8 होता है। फिर से एक बार D निकालेंगे, इस बार लेंगे हम A3 माइनस A2। सो A3 हमारा है 31 माइनस A2 है 23। तो 31 माइनस 23 आ गया 8। तो यहाँ पे आपके पास ये भी D 8 आ रहा है, यहाँ पे भी D आपका 8 आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता है तो आपके पास जो सीक्वेंस होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं एज D इज सेम दैट इज 8, then the given situation is an arithmetic progression। ओके, तो इसीलिए हमारा ये जो सिचुएशन गिवन थी ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। तो हमने बताना था कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर आपको कहीं भी कोई सिचुएशन दी है उसमें आपको एपी अगर दिखाना है तो उसके लिए आपको वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी पहले। तो जैसे हमने यहाँ पे टैक्सी की वैल्यूज़ बताई, पहले 3 किलोमीटर्स तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया और फिर हमने A2 A3 को यूज़ करके डी की वैल्यूज़ निकाली। तो अगर आपकी डी की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब आपके पास जो सिचुएशन बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। रीज़न भी आपको बताना था ना, तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिख कर बताई है कि डी हमारा सेम आ रहा है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सो सेकेंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि अमाउंट ऑफ एयर कितनी प्रेजेंट है एक सिलेंडर में जब हम वैक्यूम पंप से हमेशा एयर जो है उसका 1/4 निकाल लेते हैं। तो क्या मतलब इसका मतलब ये कि आपके पास एक सिलेंडर है, आपने एक टाइम पे जब वैक्यूम पंप को यूज़ किया एयर निकालने के लिए उस सिलेंडर में से, तो एक बार में कितनी एयर निकलती है, जितनी भी सिलेंडर में एयर है उसका 1/4 हिस्सा जो है निकल जाता है। ठीक, फिर जब आप सेकेंड टाइम वापस से वैक्यूम पंप को यूज़ करोगे एयर निकालने के लिए सिलेंडर में, तब कितने निकलेगी, उस टाइम पे जितनी सिलेंडर में एयर बची होगी उसका 1/4 निकल जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने अमाउंट ऑफ एयर निकालनी है हर केस में और फिर देखेंगे कि वो सिचुएशन जो बन रही है वो एपी बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। सिलेंडर में एयर एक्चुअली कितनी प्रेजेंट है वो हम लेट कर लेते हैं V से। ठीक है, जब हमने एक बार पंप से एयर निकाली तो कितनी निकाली हमने, 1/4। तो हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब हमने एयर निकाली तो कितनी एयर रह गई पहले। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन फर्स्ट केस। मतलब पहली बार में जब हमने इस टोटल एयर में से 1/4 एयर निकाल दी तो कितनी रह गई, हमारे पास ओरिजिनल सिलेंडर में कितनी एयर थी, V एयर थी। V एयर में से हमने क्या करना है, 1/4 निकाल देना है। किसका 1/4, जितना एयर थी, मतलब टोटल कितनी थी, V थी, V का 1/4 हमने निकाल देना है। इस तरह से टोटल एयर कितनी है सिलेंडर में, V अमाउंट ऑफ एयर है, लेकिन हमने फर्स्ट केस में जब सिलेंडर से पंप करके एयर निकाली तो कितनी निकालनी थी,
1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जितनी एयर है उसका 1/4। तो सिलेंडर में एक्चुअली एयर कितनी थी, V थी, V का 1/4। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 3V/4। ये आ गई आपकी एक बार पंप निकालने पे कितनी एयर बच गई, इतनी बच गई। अब जितनी बच गई है वापस उसमें से एयर निकालेंगे सेकंड केस में। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन सेकंड केस। अब सेकंड केस में एयर कितनी रह गई, जितनी एयर थी उसमें से हमने क्या माइनस करना है, 1/4 ऑफ जितनी एयर थी, 1/4 ऑफ 3V/4। ये समझ आया? क्योंकि हमें क्या बोला था, जितनी सिलेंडर में एयर बच रही है उसका 1/4 आप हर बार निकाल रहे हैं। तो पहले सिलेंडर में एयर बची थी V जो कि टोटल थी, उसका हमने 1/4 निकाल दिया। उसका 1/4 निकाला मतलब 1/4 ऑफ VB करना है। तो फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 3V/4 बच जाएगा। अब ये है आपके सिलेंडर में जो एयर बच गई है। अब जितनी बच गई इसमें से वापस हमने एयर निकालनी है। तो जितनी बच गई उसमें से हमने माइनस की एयर निकाली, कितनी, 1/4 ऑफ जितनी थी उस टाइम पे। तो 1/4 ऑफ जितनी थी सिलेंडर में इतनी थी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3V/4 माइनस 3V/16। इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 9V/16। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाल दी हैं जिससे कि हमें पता चल रहा है कि एयर सिलेंडर में कितनी थी। 3 वैल्यू कैसे, पहला केस तो वो जब एयर सिलेंडर में V थी, तो ये भी एक अमाउंट ही है ना जितना एयर प्रेजेंट है। फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आई, सेकंड वैल्यू आई फर्स्ट केस की, जब हमने अमाउंट ऑफ एयर निकाल दी है तब कितनी रह गई, इतनी रह गई। फिर हमने सेकंड केस लिया जो कि हमारी थर्ड वैल्यू मिलेगी, उसमें क्या है, उसमें भी अमाउंट ऑफ एयर देख ली। हमने एक्चुअली 3 अमाउंट ले ली है एयर की। तो अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। नाउ सीक्वेंस हमारे पास क्या बन रही है, मैं अब यहाँ पे सीक्वेंस वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, एपी क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये एपी बन भी रही है कि नहीं बन रही। ठीक है ना, तो इसीलिए तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ रही है, V, 3/4V, 9/16V, डैश डैश डैश। और भी निकल सकती थी, हमने 3 वैल्यूज निकाल दी। अब किसी सीक्वेंस को हम एपी कब कहते हैं, जब उसका डी जो होता है वो सेम आता है, मतलब कॉमन डिफरेंस आता है। तो इसलिए हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो कॉमन डिफरेंस हम इसको माइनस इसको कर लेते हैं, मतलब A2 माइनस A1 कर लेते हैं। सो फॉर डी के लिए हम करेंगे 3/4V माइनस V। तो ये आ जाएगा आपका -1/4V। एक और बार डी निकाल लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इससे, मतलब A3 माइनस A2 करेंगे। तो 9/16V माइनस 3/4V। तो ये आ जाएगा आपका -3/4V। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो डी है उसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। A2 माइनस A1 किया तो ये आ रहा है आपका डी जो कि है -1/4V। जब A3 माइनस A2 किया तब आपका ये वाला डी आ रहा है जो कि है -3/4V। क्योंकि आपका डी सेम नहीं आ रहा था इसीलिए हम बोलेंगे कि ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक, तो आप इसको लिख लोगे एज डी इज नॉट सेम हेंस इट इज नॉट एन एपी। ओके, तो ये हमने सेकंड केस भी इसका कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा केस इसको कैसे करना था। नाउ थर्ड केस देखते हैं। सो थर्ड केस इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ डिगिंग। एक वेल को खोदने में, डिग करने में कितना कॉस्ट लगता है, और कॉस्ट कैसे देखनी है हमने, हर मीटर पर, कि हर 1 मीटर डिग करने पे, हर 1 मीटर खुदाई करने पे कितने कॉस्ट लग रही है, हमने ये फाइंड करनी है। और सिचुएशन क्या दी है, सिचुएशन हमें दी है कि अगर आप फर्स्ट मीटर डिगिंग करते हैं तब आपकी कॉस्ट लगेगी 150 रुपीज़। उसके बाद जब आप जितने भी मीटर्स और ऐड करते जाते हैं डिगिंग के तो आपके 50 रुपीज़ ऐड करेंगे। ये सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है जहाँ पर आपको बोला था कि आपका टैक्सी फेयर जो है पहली बार में
फिक्स अमाउंट थी 15 रुपीज़, उसके बाद आप जितना जितना आगे चलोगे आपके 8 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि आपकी फर्स्ट मीटर की जो डिगिंग कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है। उसके बाद आप जितना आगे डिग करते जाएंगे, जितना आप खोदते जाएंगे, उतना 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको हमने बताना है कि हमारी ये AP है कि नहीं है, और कैप कैसे पता करना है, हमने कॉस्ट के टर्म्स में पता करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 किलोमीटर, 1 मीटर है, सॉरी 1 मीटर। 1 मीटर डिग करने पे कितनी कॉस्ट लगेगी? 150 रुपीज़ लगेगी। ये तो हमें गिवन है, इसको हम ले लेते हैं A1। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स। 2 मीटर डिग करने पे कितनी कॉस्ट लगेगी? 1 मीटर का तो हमारे पास 150 रुपीज़ है, प्लस सेकेंड मीटर वापस आपने डिग किया तो सेकेंड मीटर जो है उसकी कितनी कॉस्ट बोली है? 50 रुपीज़ बोली है। हमें यही बोला ना कि फर्स्ट मीटर का आपका 150 लगेगा, उसके बाद आप जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपके 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। तो 1 मीटर का आपका 150 रुपीज़ लग गया, उसके बाद आपने सेकेंड मीटर भी खुदाई की है तो उसका 50 रुपीज़ लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 200 रुपीज़। इसको ले लेते हैं A2। एक और ले लेते हैं केस, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर। 3 मीटर टोटल डिग करने पे कितने कॉस्ट लगेगी? 1 मीटर का 150 रुपीज़, सेकेंड मीटर का 50 रुपीज़ एंड थर्ड मीटर का अगेन 50 रुपीज़। तो ये आपके पास आ जाएगा 250 रुपीज़। इसको ले लेते हैं A3। तो हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली है, इसको अरेंज करके लिखते हैं। देयरफॉर हमारे पास क्या बन रहा है? A1, A2, A3 इज़ इक्वल टू 150, 200, 250। ये तो आपको देख के भी पता चल रहा है कि ये AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 50 है। तो इसमें एक बार निकाल लेते हैं इसको दिखाने के लिए। D हमारे पास A2 माइनस A1 जो है वो आ रहा है आपका 200 माइनस 150, दैट इज़ 50 रुपीज़। D हमारा A3 माइनस A2 जब देख रहे हैं तब आ रहा है आपका 250 माइनस 200 रुपीज़, दैट इज़ 50 रुपीज़। तो दोनों केस में आपके पास 50-50 आ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारे पास ये जो सिचुएशन थी ये AP की फॉर्म बना रही है। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज एन AP। ठीक, तो ये इजी सा पार्ट था। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आप दोनों चैनल्स को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको कोई भी PDF देखनी होगी, कोई भी मटेरियल चाहिए होगा आपको तो मिल जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest at 8% per annum। हमें यहाँ पे बताना है कि कितना अकाउंट में मनी होगा हर साल। सिचुएशन क्या दी है? अगर हम 10,000 रुपीज़ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट करते जाएंगे 8% के इंटरेस्ट रेट से। सो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। तो इसको लिख लेते हैं, ओरिजिनल अमाउंट है ₹10,000। लेकिन हमें क्या बोला है कि हम जब अकाउंट में डालते हैं अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास हर साल कितनी होगी। तो उसके लिए पहले साल का हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कितनी मिल रही है, फिर फॉर्मूला यूज़ करके सिमिलरली सेकंड और थर्ड देखेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। सो अमाउंट का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर T, जहाँ पे P आपका है कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी है, R आपका है रेट और T है आपका टाइम। तो हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं पर एनम का, मतलब हर एक साल का। तो T आपका फर्स्ट ईयर में 1 हो जाएगा, फिर सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड ईयर में 2 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। और P अमाउंट जो है वो 10,000 रहेगी क्योंकि हम हर बार
10,000 ही डिपॉजिट कर रहे हैं और रेट आपका 8 ही रह जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पी की जगह लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 8%, तो 8/100 आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर की बात करें इसलिए टी आपका आ जाएगा 1। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 ब्रैकेट में ये यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100 + 8 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा 10800। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,800 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर की बात करें अगर हम, तो सेकेंड ईयर में सिमिलरली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने अमाउंट जो डिपॉजिट करनी है हर साल वो तो 10,000 ही रहेगी, रेट भी आपका सेम रहेगा 8% का, लेकिन टाइम जो है आपका चेंज होता जाएगा। फर्स्ट केस में फर्स्ट ईयर था इसलिए T1 आ गया, सेकेंड केस में सेकेंड ईयर लेंगे तो T की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2। तो ये 10,000 इंटू ये आपके आ जाएगा 108/100 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट ओपन करके, ये 100 क्या 40 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, 108 इंटू 108 जो कि आपका आ जाएगा 11,664, मतलब 11,664 रुपीज़ आपके सेकेंड ईयर में आएंगे। थर्ड ईयर भी देख लेते हैं क्योंकि हमें 3 वैल्यू तो चाहिए एटलीस्ट किसी डी को फाइंड करने के लिए, किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलने के लिए। तो हम थर्ड केस भी ले लेते हैं, थर्ड ईयर का। सो थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा, 10,000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट करने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8 ही रह जाएगा, लेकिन टाइम आपका 3 हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 108/100 रेज़ टू पावर 3। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,597.12, मतलब 12,597.12 रुपीज़। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई है, फर्स्ट केस आपके पास ये है, सेकेंड केस आपके पास ये है और थर्ड केस आपके पास ये है। तो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, हम तीनों वैल्यूज़ के यूज़ करके डी की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो डी की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो पहले हमने लिखना है इसको मतलब सीक्वेंस की फॉर्म में। तो हमारे पास बन रहा है ये 10800, 11664, 12597.12 डैश डैश डैश। ठीक, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है। अब हमने देखना है इसको डी हम निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे, 11664 माइनस 10800। तो इसके जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 864। अगेन हम डी वैल्यू निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे इससे, 12597.12 माइनस 11664, तो ये आपके पास आ जाएगा 933.12। अब यहाँ पे हमारे पास जो डी की वैल्यूज़ आ रही है वो सेम नहीं आ रही, इसलिए हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है वो एपी नहीं बनाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख देना, सिंस डी इज़ नॉट सेम द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट एन एपी। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बस यही देखना था कि एपी है या नहीं है, आपको बस सिचुएशन को बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे डी की वैल्यू निकालकर, ईजी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें यहाँ पे ए और डी की वैल्यू गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन है, हमने करना है एपी फाइंड, एपी बनानी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट अगर हम बोले तो ए हमारे पास है 10, डी हमारे पास है 10। तो फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है 10, डी गिवन है 10।
अब आपको पता है कि सेकंड टर्म कैसे निकाली जाती है, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस होता है सेकंड टर्म। क्यों होता है? क्योंकि हम जब सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो हमें डी ही तो मिलता है। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना डिफरेंस है, वो अगर डी है तो सेकंड टर्म तो आप निकाल सकते हो ना ए प्लस डी करके। फर्स्ट टर्म और वो जो डिफरेंस है उसको प्लस करोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे A2 निकाल देंगे, मतलब सेकंड टर्म वो आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म प्लस डी, दैट इज़ 20। A3 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो A2 वाली टर्म है A2, इसमें हम फिर से प्लस करेंगे डी, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 10, दैट इज़ 30। A4 निकालना है तो हम फिर A3 प्लस डी करेंगे। A3 हमारे पास 30 प्लस 10, दैट इज़ 40। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स हमें मिल गई। फर्स्ट टर्म तो गिवन है, हमने बाकी 3 टर्म्स निकाल दी। तो देयरफॉर हमारे पास AP क्या बन जाएगी, 10 20 30 40। ओके, तो ये हमारे पास आ गई AP। ईजी सा क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास A जो है वो -2 है और D है हमारे पास 0। तो ये आपका वो केस है जहाँ पे बताया गया है कि D आपका 0 भी हो सकता है। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि D कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। तो यहाँ पे D आपका 0 है, तो ये बन गया आपका AP का केस। तो इसको भी देखते हैं, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगी। सो सेकेंड केस में A हमारे पास है -2 और D है 0। तो A मतलब A1 अगर आपके पास -2 है तो A2 क्या होता है, A1 प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0 विच इज़ -2। फिर A3 निकालेंगे तो A3 होता है A2 प्लस डी। तो A2 हमारे पास -2 आ रहा है प्लस डी 0 ही है, फिर से -2 आ जाएगा। सिमिलरली A4 जब निकालेंगे A3 प्लस डी करके तो वो भी आपका -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास AP क्या बन जाएगी, -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो ये वो AP की एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका D जो है वो 0 होता है। नाउ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में A आपका है 4 और D आपका है -3। तो थर्ड पार्ट आपका कौन सी एग्जाम्पल है, ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका D जो है वो नेगेटिव है। तो AP बनेगी हमारी। तो कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 गिवन है, सेकेंड टर्म A2 के लिए हम क्या करते हैं, A1 प्लस डी करते हैं, मतलब 4 प्लस -3 दैट इज 1। A3 के लिए A2 प्लस डी, A2 हमारे पास है 1 प्लस डी कितना है -3, तो आ जाएगा आपके पास -2। फिर A4 की अगर बात करें, A4 है आपका A3 प्लस डी, मतलब -2 प्लस -3, तो ये आपका आ जाएगा -5। ठीक है, तो AP हमारी बन रही है, AP क्या बन रही है, देयरफॉर AP हमारी बन रही है 4, -1, -2, -5। तो ये आपकी AP है जिसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दी। नाउ फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट आपका AP के लिए A गिवन है -1 और D गिवन है 1/2। तो A2 निकालेंगे, A1 प्लस डी दैट इज़ -1 प्लस 1/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा। A3 के लिए A2 प्लस डी, मतलब -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0। A4 के लिए A3 प्लस डी, तो 0 प्लस 1/2 दैट इज 1/2। तो इसका मतलब हमारे पास AP क्या बन रही है, -1, -1/2, 0, 1/2। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल दी। नाउ फिफ्थ पार्ट के लिए हमारे पास A गिवन है -1.25 और D गिवन है -0.25। तो यहाँ पे नेगेटिव भी है और डेसिमल भी है। तो A2 निकालेंगे, A1 प्लस डी दैट इज -1.25 प्लस -0.25 विच इज -1.5।
A3 के लिए A2 प्लस डी दैट इज -1.5 प्लस -0.25 विच इज -1.75. A4 के लिए A3 प्लस डी, A3 है -1.75 प्लस -0.25, तो आ जाएगा आपका -2. ठीक है, तो AP आपकी क्या बन रही है, इधर ही लिख देती हूँ. AP आपकी बन रही है -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 कॉमा -2. तो ये आपकी बन जाएगी AP. तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है. सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी AP की. A और D आपको गिवन था. नाउ थर्ड क्वेश्चन पे बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन का ही रिवर्स है. क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अब हमें क्या बोला है कि हमारे पास AP गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब A और D निकालना है. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, A और D गिवन था, आपको AP निकालनी थी. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट है आपका 3 1 -3, तो ये आपके पास एक AP है. तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यहाँ पे सामने दिख रही है, तो A की वैल्यू तो आपकी आ रही है 3. D के लिए हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर लेते हैं, या थर्ड को सेकेंड से, किसी को भी किसी से कर लो, तो हम सेकेंड को ही फर्स्ट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पहले से पता है कि आपके पास AP है, ये जो सीक्वेंस दी है ये AP है. तो अगर आपको पता है कि ये AP है तो आपको D की वैल्यू चेक नहीं करनी कि वो सेम आ रही है या नहीं आ रही, वो सेम ही आएगी. तो इसीलिए आपको बस एक ही बार सॉल्व करना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर लो. तो D के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1. A2 है मेरा 1 माइनस A1 कितना है 3, तो ये आपका आ जाएगा -2. बस हमने यही निकालना था. A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू -2 आ गई. इजी सा. सेकेंड पार्ट में हमारे पास AP गिवन है -5 -1 3 7. फर्स्ट टर्म दिख रही है -5 है. D के लिए किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस कर लो, इसको इससे कर लो, किसी को भी किसी से कर लो. तो मैं 7 को 3 से कर लेती हूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये बस यही है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, नेगेटिव वाली थोड़ी देखने में थोड़ी लगती है कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए या साइन की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम सिंपल करेंगे 7 - 3. तो 7 - 3 आपका आ जाएगा 4, इसका मतलब D आपका आ गया 4. ओके. मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ आपको, सेकंड में से फर्स्ट ही क्यों नहीं किया, ताकि आपको पता चल जाए कि D इसमें सेम ही आने वाला है, किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर माइनस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास AP ही है. ठीक है, तो इससे आपकी AP से रिलेटेड जितनी भी डाउट है या जो भी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी साथ में, कि D तो आपका सेम ही आएगा, किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करो. यही तो इसकी प्रॉपर्टी है AP की. सो थर्ड पार्ट में हमारे पास AP गिवन है 1/3 5/3 9/3 13/3. तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म तो मिल गई है 1/3. D के लिए आप किसी को भी किसी से माइनस कर लो. 5/3 को माइनस कर लेते हैं 1/3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3. तो बस A की वैल्यू आ गई 1/3, D की वैल्यू आ गई 4/3. इजी सा क्वेश्चन है. फोर्थ पार्ट अगर बोलें तो फोर्थ पार्ट में आपको AP गिवन है 0.6 1.7 2.8 3.9. इसमें फर्स्ट टर्म आपकी है 0.6. D के लिए किसी को किसी से भी माइनस कर लो, तो चलो एक बार इसको कर लेते हैं. ठीक है, 2.8 को हम माइनस कर लेते हैं 1/1.7 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1. तो D की वैल्यू आ गई 1.1. ठीक है ना, इजी क्वेश्चन. ये AP गिवन है, A और D निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन. तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. सो फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D
एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दी गई है, हमने बताना है कि उनमें से कौन सी AP बना रही है। AP अगर है तो आपने फिर उसमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और उसके आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। ठीक है, तो AP कैसे देखते हैं हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बस हम इसमें पहले कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस सही आ रहा है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी निकालेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 4, 8, 16। सो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो ये अगर आपके पास AP है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो D निकालेंगे एक बार हम 4 - 2 करके, दैट इज़ 2। एक बार D निकालेंगे, इसको D1 D2 कर लेते हैं। एक बार D निकालेंगे 8 - 4, दैट इज़ 4। तो ये आपका सेम नहीं आ रहा, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन AP। सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक, इसको भी देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो एक बार D1 निकाल लेते हैं, दैट इज़ 5/2 - 2। इसमें LCM ये 2। फिर D2 निकालते हैं, D2 आपका आ जाएगा, हम इसको इससे माइनस कर लेते हैं, 3 - 5/2। तो यहाँ पे भी LCM लेंगे तो ये आपका आ रहा है 1/2। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे D1 D2 के इक्वल आ रहा है इसीलिए ये आपकी AP है। तो हम बोलेंगे D1 इज़ इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ एन AP। और अगर AP है तो हमें इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम आगे की 3 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, जो भी आपके पास प्रीवियस टर्म है उसमें सिर्फ D को तो प्लस करना है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो प्रीवियस टर्म आपके पास है 7/2। तो 7/2 में हम प्लस करेंगे D, जो कि हमने निकाला है 1/2। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 8/2, दैट इज़ 4। फिर हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसी 4 में वापस से D प्लस कर दो। तो 4 + 1/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 9/2। फिर से आपको एक और टर्म निकालनी है, तो इसी में वापस से D प्लस कर दो। 9/2 + 1/2 दैट इज़ 10/2, 5। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स में निकाल दी। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं हमारी 4, 9/2, 5। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये हमने बताना कि AP है या नहीं, तो D1 D2 निकाल लेते हैं। D1 आपका आ जाएगा -3.2 -1.2, दैट इज़ -2। D2 निकालेंगे, -5.2 -3.2, इसको इससे माइनस करना है अब। तो अगेन आपका -2 आ रहा है, क्योंकि आपका बट D1 D2 जो है सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए ये आपकी जो सीक्वेंस दी थी ये एक AP है। तो हम लिख लेते हैं D1 इज़ इक्वल टू D2, इट इज़ एन AP। और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में निकालनी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये टर्म दी है इसमें हम सिर्फ D को प्लस करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -7.2 + -2, दैट इज -9.2। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, -9.2 में प्लस करेंगे -2 को, तो आ जाएगा -11.2। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो -11.2 में फिर से प्लस करेंगे -2 को, तो आ जाएगा -13.2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टर्म्स, -9.2, -11.2, -13.2। ठीक, नाउ फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -10, -6, -2,
2। तो इसमें भी D1 D2 निकालेंगे। D1 है आपके पास -6 -10 जो कि आ जाएगा आपके पास 4। D2 निकालेंगे -2 -6 ये भी 4 आ रहा है। D1 D2 सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक AP है। D1 इज इक्वल टू D2, इट इज एन AP। AP है तो नेक्स्ट टर्म्स में निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आपको समझ तो आ ही गया है करना क्या है। हमारा जो भी लास्ट टर्म है इसमें हमने D को प्लस करना है, बस उससे मैंने नेक्स्ट टर्म मिलेगी। फिर से जो टर्म आएगी उसमें वापस D प्लस करना है। तो मैं उसको सिर्फ ऐसे ही प्लस करके लिख देती हूँ। आपको तो पता ही है कि प्लस करके कैसे आता है। 2 में हम जब 4 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर इस 6 में वापस से 4 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इस 10 में वापस 4 को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। सो इसमें भी पहले हम D निकालेंगे। D1 हमारे पास आ जाएगा 3/√2 3 + √2 -3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √2। D2 निकालेंगे तो D2 आ जाएगा आपका 3 + 2√2 -3 + √2। इसको इससे माइनस किया तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे 3 + 2√2 -3 -√2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 आ रहा है, इसका मतलब D1 D2 के इक्वल आ रहा है इसमें भी। तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एक AP है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज एन AP। और अगर AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट टर्म्स पता चल गया कैसे करना होता है नेक्स्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म में आपको D को प्लस करना है। तो आपके पास लास्ट टर्म थी 3 + 3√2। उसमें अगर 3√2 में √2 प्लस करेंगे तो वो 4√2 बन जाएगा। तो सिंपल लिख लेते हैं 3 + 4√2। नेक्स्ट टर्म इसकी, इसी में √2 प्लस करेंगे तो √2 कहाँ जाके प्लस होगा, इधर जाकर ही होगा ना। तो 4√2 में √2 प्लस कर देंगे तो 5√2 बन जाएगा। तो आ जाएगा 3 + 5√2। फिर से इसमें प्लस करेंगे √2 को तो आ जाएगा 3 + 6√2। तो हमने बना ली नेक्स्ट 3 टर्म्स। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट है आपका 0.2 0.22 0.222 0.2222। ओके, इसमें भी हम पहले D को फाइंड कर लेते हैं। D1 आपका आ जाएगा 0.22 -0.2। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.02। फिर से D2 की अगर हम बात करें तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.002। अब ये 0.02 0.002 के इक्वल तो नहीं होता, मतलब D1 D2 के इक्वल नहीं है तो AP नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, अब ये AP नहीं है लेकिन सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था सीक्वेंस और AP के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेवेंथ पार्ट हमारा है 0 -4 -8 -12। इसमें भी हमने AP दिखानी है। तो D1 आपका आ जाएगा -4 -0 दैट इज -4। D2 आ जाएगा -8 -4 दैट इज -4। अब D1 D2 के इक्वल आ रहा है तो हम लिख लेते हैं D1 इक्वल टू D2। इसका मतलब इट इज एन AP। और अगर AP है तो क्या करना होता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। लास्ट टर्म आप इसकी है -12, तो -12 में -4 को प्लस करोगे तो -16 आ जाएगा।
फिर इस -16 में -4 प्लस करोगे तो -20 आ जाएगा। फिर इस -20 में -4 प्लस करोगे तो -24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है कि इसमें करना क्या है। किसी भी सीक्वेंस को देखकर नहीं बताना होता है कि वो एपी है या नहीं है, उसके लिए आपको डी को फाइंड करना ही पड़ता है। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं, डी को फाइंड कर रहे हैं। सो 8th पार्ट देखेंगे। 8th पार्ट इज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो आपको देख के पता चल ही गया होगा, लेकिन कि यहाँ पे आपके पास टर्म सेम आ रही है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। डिफरेंस 0 है तो वो एपी होता है। हमने पढ़ा है कि डीपी की है कि एपी में जो डी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसमें डी निकाल लेते हैं। -1/2 -1/2 तो आ जाएगा 0। D2 निकालेंगे, -1/2 -1/2 फिर से 0। अब D1 जो है वो D2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ एन AP। और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है जो कि सेम ही आएंगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी -1/2 -1/2 -1/2। सिंपल। नाउ 9th पार्ट देखें। 9th पार्ट में हमारे पास AP है 1 3 9 27। ये बहुत अच्छी सी एक सीक्वेंस है, पर AP है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा D निकाल के। D1 है आपका 3 - 1 दैट इज़ 2। D2 है आपके पास 9 - 3 दैट इज़ 6। नहीं है इक्वल, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन AP। AP नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। तो हमने 9th पार्ट भी कर लिया। 10th पार्ट देखेंगे। सो 10th पार्ट हमारे पास है A 2A 3A 4A। ओके, तो यहाँ पे हमने बताना कि ये D है, ये AP है या नहीं है। D1 निकालेंगे 2A - A दैट इज़ A। D2 निकालेंगे 3A - A दैट इज़ 3A - 2A दैट इज़ A। इसको इससे माइनस करना था। यहाँ पे आपके पास D1 D2 सेम आ रहा है। D1 इज़ इक्वल टू D2, इसका मतलब इट इज़ एन AP। AP है तो नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेंगी। 4A तक हमने कर लिया है। 4A में वापस एक A ऐड करनी है तो आ जाएगा 5A। अब इस 5A में वापस A ऐड करो तो 6A, वापस ऐड करो तो 7A। तो आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। नाउ 11th पार्ट। 11th पार्ट इज A स्क्वायर A क्यूब A⁴। इसको बताना कि डी इसका कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। D1 निकालेंगे A स्क्वायर माइनस A, जो कि नहीं माइनस होता। 2A - A हो सकता है, A स्क्वायर में से A माइनस नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम इसको कॉमन लिख लेंगे तो A - 1 आ जाएगा ब्रैकेट में और फिर साथ में A आ जाएगा, बट वो चीज़ भी होगी नहीं पॉसिबल। D2 अगर निकालें तो A3 - A आ जाएगा, A3 - A2 आ जाएगा, तो ये भी सेम नहीं आ रहे। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ओके, 12th पार्ट देखते हैं। सो 12th पार्ट इज √2 √8 √18 √32। तो इसमें भी D निकालेंगे। D1 आपका आ जाएगा √8 माइनस √2। अब इसको माइनस करने के लिए आपको इस 8 को पहले √2 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे। 8 हमारा होता है 4 × 2, तो √4 जो है वो बाहर आ जाएगा, आपको पता ही है 2 √2 आ जाएगा। 2 √2 में से √2 निकालेंगे माइनस करके, तो ये आपका आ जाएगा √2 के इक्वल। ये आ गया D1। D2 अगर निकालना है तो √18 माइनस √8। इसमें भी ऐसे करेंगे। √18 जो है वो कैसे आएगा, 18 को हम लिखते हैं 9 2 = 18, तो 9 जो होता है रूट के अंदर 9 है तो बाहर आके 3 आ जाएगा, तो 3 √2 माइनस
√8 मैंने बता दिया 2√2 आता है, तो ये बन जाएगा आपका √2 के इक्वल। ठीक है, तो D1 D2 इक्वल आ रहे हैं। इसको कभी भी वैसे मत करना कि √8 है उसमें से √2 को माइनस करेंगे तो √6 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों को बनाना पड़ता है वैसे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे D1 जो है वो D2 के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज़ एन AP। और अब ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकलेगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। हमारे पास है √32। इस √32 को मैं किस तरह से बना सकती हूँ कि √2 बाहर आ जाए अलग से। √32 हमारा किसके इक्वल होता है? 2 × 2 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाता है ना। तो 16 अगर रूट के अंदर है तो वो बाहर आके क्या होएगा? 4। इसको एक लिख के बता देती हूँ। √32 को हम करेंगे 2 × 16 ऐसे रूट में। ठीक है, अब आपको पता है इसका मतलब क्या है कि √2 मल्टीप्लाई बाय √16। √16 क्या होता है? 4 के इक्वल होता है, तो ये आपका आ जाएगा ना 4√2। ठीक है, अब इस 4√2 में हमने क्या प्लस करना है? √2 प्लस करना है। तो 4√2 में जब आप √2 को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 5√2। अब क्योंकि इस 5√2 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारी AP जो है वो इसी फॉर्म में बन रही है, जहाँ पे √2 को हमने बाहर नहीं निकाला कहीं भी। 8 है, 18 है, 32 है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब हमने जो 5 बाहर लिया है वो ब्रैकेट के अंदर जाके हम कैसे लिख सकते हैं? 25 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसमें हमने किया था। 4 को हमने बाहर लिया था, तो 4 जो बाहर है वो अंदर जाकर क्या था? 16 था, तभी 4 बाहर बना ना। वही बोल रही हूँ मैं कि अगर 5 बाहर है तो वो अंदर जाके क्या होगा? जो बाहर आके 5 बन गया, अंदर 25 होगा तभी तो बाहर जाके 5 बना। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, √2 × 25 दैट इज √50। ठीक है, तो हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? √50। इसको ध्यान रखना कि जिस तरह से आपकी AP बनती आ रही है, चलती आ रही है, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। सिंपल नहीं रखना कि 5√2 कर दिया, 4√2 कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर एक और नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। इसको मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट। सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है? जो हमारे पास टर्म है इसमें हमने D को प्लस करना है। तो टर्म हमारी है √50, लेकिन हमने इसको D को प्लस करने के लिए इस फॉर्म में बनाना था ना, 5√2 की फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 5√2 प्लस √2, तो ये आपका आ जाएगा 6√2। 6√2 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, √2 × 36। 36 ही बाहर जाके 6 बनता है ना, तो अब 36 × 2 करेंगे, जो कि आ रहा है √72। थर्ड वैल्यू निकालने के लिए √72 में हमने √2 को प्लस करना है, D को प्लस करना है। तो √72 को हमने इस तरह से लिखा था ना, 6√2, तो इसमें 6√2 को √2 प्लस कर दूंगी तो 7√2 आ जाएगा। अब इस 7√2 को हमने कन्वर्ट करना है 2 × 49। 49 ही बाहर जाके 7 बनता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 98 रूट में। ठीक है, तो 3 नेक्स्ट टर्म्स क्या आ गई? √50, √72, √94। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखकर लगेगा आपको कि ये एक AP नहीं फॉर्म कर रही, लेकिन जब आप उसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो AP ही फॉर्म करेगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी इसी की तरह ही है थोड़ा सा। इसमें हमें दिया है √3, √6, √9, √12। D फाइंड करने के लिए हम करेंगे √6 में से √3 को माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास √6 और √3 है। √6 पे कन्वर्ट होकर √3 की फॉर्म में नहीं बन सकता, क्योंकि √6 क्या ही होगा? √2 × √3 होगा, तो √2 तो रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये एक्चुअली में माइनस नहीं होंगे। ठीक है, D2 की अगर हम बात करें तो D2 आ जाएगा आपका √9 माइनस √6। अब √9 क्या होता है? 3 होता है, 3 माइनस √6 भी नहीं होता आपस में माइनस, तो यहाँ पे हम सिंपल बोल दें कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, 14th पार्ट देखते हैं, जो कि है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको पहले तो हम जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं कि वैल्यू होती क्या है स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49।
इसकी अब हमने निकालनी है D1 आ जाएगा आपका 9 - 1 दैट इज़ 8, D2 आ जाएगा 25 - 9 दैट इज़ 16। तो 8 और 16 नहीं है इक्वल, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन AP। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सो 15th में हमें गिवन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। इसको भी लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 7 का, ये 7 का स्क्वायर है सॉरी, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और ये आ जाएगा 73। अब इसमें हम D1 निकालेंगे, 25 - 1 दैट इज 24, D2 निकालेंगे 49 - 25 दैट इज 24। तो यहाँ पे हमारे पास D1 D2 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2 अगर आ रहा है, इट इज़ एन AP। और अगर AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट टर्म हम लिख लेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेंगी। लास्ट टर्म है हमारे पास 73, 73 में हम प्लस करेंगे 24 को, तो ये आपका आ जाएगा 97। अब इस 97 में हम प्लस करेंगे 24 को, तो ये आपका आ जाएगा 121। और फिर इस 121 में हम प्लस करेंगे 24 को, तो ये आपका आ जाएगा 145। अब इस 121 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जितना जितना बन सकता है उतना तो स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ 97, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर और 145। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इन सब की PDF, अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है, कोई स्टेप देखना है, तो आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगी PDF को। तो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं, तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।